हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ का 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज़ है उसका चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने उसके दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले वाले पार्ट में तकरीबन हमने उसकी हाफ जो कंटेंट है वो पढ़ा था, जिसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें देखी। चैप्टर जो उसका पार्ट 2 था उसके अंदर हमने बाकी रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस किया था। तो वो दोनों चैप्टर्स आपको जो होंगे वो दोनों चैप्टर्स आपको आई बटन के अंदर मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके भी आप देख लें, ताकि जो पहले चैप्टर की आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। और एक रैपिड फायर रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप आराम से पूरे दोनों क्लासेस को तकरीबन आप लगभग सवा घंटे का समय देके आप दोनों क्लासेस को देख के पहला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप कर सकते हैं। उसी तरीके से आज चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि चैप्टर 2 में बेसिकली जो उसका नाम है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म्स की, तो कहा गया है कि अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। एक बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को फॉर्म करने का एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन बड़ी कैटेगरीज में। अब ये तीन जो बड़ी कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, इस पर गौर कीजिएगा। सबसे जो बड़ी इसकी पहली कैटेगरी आपकी है वो है जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। दूसरी आपकी है पब्लिक, जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। तीसरी है ज्वाइंट सेक्टर, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की क्या होती है, एक प्रकार से पार्टनरशिप होती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म है, एक आपका कॉर्पोरेट फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नॉन कॉर्पोरेट में, तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली है। इसी तरीके से हम कॉर्पोरेट फॉर्म में देखें तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं। और अगर हम लोग बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के बाद ज्वाइंट सेक्टर में, तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस हैं और गवर्नमेंट कंपनीज है। ये बेसिकली पब्लिक इंटरप्राइज है। पब्लिक इंटरप्राइज को अगर आप समझें, एक मिनट, पब्लिक इंटरप्राइज को अगर आप समझें तो पब्लिक इंटरप्राइज में क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, काफी कुछ आप सीखेंगे कि जो पूरी बिजनेस फॉर्म की जो सिस्टम है वो कैसे क्या काम करता है, सब कुछ जानने के लिए आपको इसके अंदर मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। समय को बिल्कुल भी इसमें हम लोग खर्च नहीं करेंगे अननेसेसरी चीजों पे, सिर्फ हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट में हम डिस्कस करेंगे किसको? सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर मींस अ बिजनेस ओन्ड, एक ऐसा बिजनेस जिसका एक बंदा मालिक हो, उसी ने फाइनेंस किया हो, वो पूरा का पूरा बिजनेस एक सिंगल पर्सन ही कंट्रोल करता हो। इसके अलावा सारा का सारा प्रॉफिट वो रखता हो और सारी के सारे रिस्क भी वही अकेले बियर करता हो। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म है। सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ही बंदा उस बिजनेस का मालिक होगा, सारा का सारा पैसा भी उसने लगाया होगा, सारी कंट्रोलिंग भी उसकी होगी, सारा प्रॉफिट भी उसका होगा और सारी की सारी रिस्क भी उसी बंदे के द्वारा ली जाएगी। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई, जो ये सुइटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसके लिए सुइटेबल है, तो जैसे ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर तो आप जानते होंगे, जान ही रहे होंगे यार। हेयर कटिंग वाले सैलून हो गए आपके, ठीक है। स्मॉल स्केल एक्टिविटी जैसे रिटेल शॉप वगैरह हो गई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैंने ब्यूटी पार्लर का नाम लिया तो काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई ब्यूटी पार्लर सुन के। खैर, इसके फीचर देखें तो पहला फीचर क्या है? सिंगल ओनरशिप। आप जानते हैं कि इसका पूरा का पूरा बिजनेस एक ही इंडिविजुअल पर्सन देखता है। कंट्रोल की बात करें तो सिंगल पर्सन का कंट्रोल होगा, फुल पावर होगी उसके पर डिसीजन मेकिंग की। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी जो ओनर होगा और जो बिजनेसमैन है वो एक ही बंदा है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लीजिए एक सीमा ब्यूटी पार्लर खोल रखा है और बाद में उस ब्यूटी पार्लर में आपने कोई मान लीजिए महिला आई थी, उनको उनके चेहरे पर आपने पूरी पेंटिंग कर दी और उस पेंटिंग से उनके चेहरे पर दाग वाग निकल आए, दाने वाने निकल आए। उन्होंने क्या किया? कंप्लेन कर दी कि भैया सीमा ब्यूटी पार्लर में हम गए थे तो हमको ये दिक्कत हो गई। जब कंप्लेन होगी तो सीमा ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर चला कौन रहा? आप ही तो चला रहे हैं, तो यानी आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे।
सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं होती। अब कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी की कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मुकेश अंबानी के ऊपर वो केस करेंगे कि रिलायंस के ऊपर केस करेंगे? रिलायंस के ऊपर थोड़ी ना केस करेंगे। या रिलायंस का कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करें उससे कोई दिक्कत हो जाए तो रिलायंस के ऊपर केस करो, ना कि मुकेश अंबानी पे, क्योंकि मुकेश अंबानी और रिलायंस दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मौका मिलेगा, मौका लगेगा तो आपको अपने घर से भी, पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी आपको बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं उनको चुकाना पड़ेगा। एक मजे की बात क्या है कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। लीगल फॉर्मेलिटी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती, ना ही किसी तरीके का आपको कोई बहुत बड़ा इसमें लाइसेंस लेना है, ना ही कोई इस तरीके का काम करना है जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा फर्जी फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। इसके अलावा सोल रिस्क बियर और सोल प्रॉफिट, एक ही बंदा रिस्क बियर करता है, एक ही बंदा प्रॉफिट कमाता है, तो ये अच्छी बात है इसकी। मेरिट की बात करें तो इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, बहुत आसान होता है। जब मन हो तो बिजनेस को चालू कर दीजिए, जब मन हो बंद कर दीजिए। कोई आपको नोटिस नहीं देनी है, कहीं से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, भाई जब अकेले आप काम करेंगे तो जो डिसीजन लेना होगा खुद ही लेंगे। तो जब खुद डिसीजन लेंगे, किसी से पूछना नहीं है, तो जाहिर है डिसीजन तेज होगा, क्विक होगा। उसके बाद है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसका मतलब है कि जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन इसमें आपको मिलता है। जब अकेले आप काम करते हैं तो आप कुछ भी करें आपको अच्छा ही फील होगा। जैसे आप अगर आप खाना कोई घर में बना के देता होगा तो उसमें कमियां निकालते होंगे कि नमक ज्यादा है, रोटी अच्छी नहीं बनी, ये है वो है, नाटक दुनियादारी। जब अकेले आप खाना खुद से बनाएंगे ना तो आपको सारा अच्छा ही लगेगा, वो दिक्कत नहीं आएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या, इसमें लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मौका लगेगा तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। ये मेरिट नहीं है यार, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मतलब डिमेरिट हो गई। अनलिमिटेड लायबिलिटी होना मेरिट कहाँ होती? नो लीगल फॉर्मेलिटी, हाँ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो ये बिल्कुल मेरिट है, आपके लिए अच्छी चीज़ है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जब मन हुआ बिजनेस चालू कर दिया। कंपनी वगैरह खोलने के पहले बहुत बात सोचना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिनको ही पूरी करने में हालत बिगड़ जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला पार्ट आप देख ही चुके हैं। लिमिटेशन की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। भाई अकेले पैसा लगाओगे, जाहिर है कम ही पैसा लगा पाएंगे। मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है, अकेले ही आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो जो ज्ञान आपको ऊपर वाले ने दिया उसी का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा ज्ञान आप किसे का लेंगे भी नहीं। ठीक है, लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। भाई मैंने कहा था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो डिमेरिट है, इसकी लिमिटेशन है। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती, मामला अगर कहीं बिगड़ जाएगा तो आपको घर से भी पूरा करना पड़ेगा। इसकी लाइफ कैसी होती है? अनसर्टेन होती है। अगर मान लीजिए बिजनेस जो ओनर है उसकी मान लो डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा। इसका स्कोप जो होता है एक्सपेंशन के लिए बहुत लिमिटेड होता है। आपने देखा होगा रिटेल शॉप जो होती है पड़ोस में, मान लो कोई बाबा खोलते थे, बाबा नहीं रहे तो उनके लड़के चलाते हैं, तो इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती, मतलब कह सकते हैं अनसर्टेन होती है, और स्कोप भी उसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है? अब हम लोग अगर बात करें इसके सुइटेबिलिटी की, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये आमतौर पर जो सुइटेबल होता है वो किनके लिए होता है? कुछ बिजनेस है जिनके लिए अच्छा सुइटेबल, जैसे कपड़े सिलने वाला टेलर हो गया, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली आंटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके ज्वेलरी शॉप हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपके रिटेल स्टोर हो गए, यानी वो सारे शॉप हो गए जहाँ पे बहुत कम स्किल की या बहुत कम लेबर फोर्स की आवश्यकता होती है, उनके लिए सुइटेबल है। क्लियर है? तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ जाएंगे फटाफट किसकी तरफ? ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तरफ। ये गजब की चीज है, समझिएगा आपको मजा आ जाएगा इसमें। तो इट इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है बेसिकली उनके मेंबर के द्वारा ये ओन होता है, यानी इसके मालिक जो होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, वो वही इसका मेन कह सकते हैं मुखिया होता है, उसी को हम कर्ता बोलते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका मुख्य बंदा होता है कर्ता, जो सबसे एजेड पर्सन होता है। और इसका जो प्रोविजन है वो हिंदू लॉ के अंदर ये गवर्न है। और बाई बर्थ, यानी जो भी मेंबर आपके फैमिली में जन्म लेगा वो बाई बर्थ ही उस बंदे उसका क्या हो जाएगा? मेंबर बन जाएगा। फीचर में इसका फॉर्मेशन देखें तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब किसी बंदे का फैमिली में जन्म होता है तो बाय डिफॉल्ट ही आपका क्या हो सकता है? उसका मेंबर बन जाता है। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है पहले से ही हुआ होता है, ठीक है। मेंबरशिप लेने के लिए कोई एंट्री देने की आवश्यकता नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बंदा बाय बर्थ ही आपके यहाँ मेंबर हो जाएगा, यानी मेंबरशिप लेकर ही कोई बंदा आपके घर में पैदा होगा वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाएगा। इसके अलावा ये होता है आपका दया भागा सिस्टम। दया भागा सिस्टम एक्चुअली जो है वेस्ट बंगाल वगैरह में चलता है, जहाँ पे बोथ मेल फीमेल मिलकर दोनों आपकी काम करते हैं, जिसे हम को पार्सनल बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका मिताक्षरा सिस्टम। ये बेसिकली आपका जो है
वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी जगह काम चलता है जहाँ पे क्या होता है केवल मेल लोग, मोटा मोटा ये समझ लो कि वेस्ट बंगाल में ऐसा है कि मेल फीमेल दोनों मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। और बाकी अगर वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिस्टम है उसमें केवल मेल जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, वही डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। फीमेल को उसमें ये काम करने की परमिशन नहीं दी गई है। लाइबिलिटीज की बात करें तो कर्ता की लाइबिलिटीज में लिमिटेड होती है, बाकी मेंबर की लाइबिलिटी उनके शेयर जो प्रॉपर्टी में होता है उसके तक लिमिट होती है, लिमिटेड, उसके उतने तक अनलिमिटेड होती है, उससे ज्यादा नहीं। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो जो बेसिकली आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जब कर्ता की डेथ हो जाएगी या कर्ता को कोई दिक्कत हो जाएगी तो जो नेक्स्ट सीनियर पर्सन होगा उसे उसकी जिम्मेदारी मिल जाएगी। माइनर मेंबर जो होते हैं वो उसके मेंबर तो होते हैं, लेकिन उन्हें फुल प्लेज मेंबर जो है मतलब फुल प्लेज मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन उनको नहीं दिया जाता है, वो कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। इसके कुछ मेरिट्स हैं, इनके मेरिट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है वो है इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें कंट्रोल कैसा होता है? इफेक्टिव कंट्रोल होता है क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है तो कंट्रोल इफेक्टिव होता है। कॉन्टिन्यूस बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी किसी के डेथ से, किसी के लुनेटिक होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस आपका एज इट इज चलता रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। सेक्रेसी की बात करें तो आपका सारा सिस्टम कैसा होता है? सेक्रेट होता है क्योंकि सारे डिसीजन कर्ता लेता है। और लॉयल्टी और कॉपरेशन की बात करें तो बेसिकली ये इसमें बेटर कॉपरेशन होता है और ग्रेटर लॉयल्टी होती है, क्योंकि फैमिली के लोग होते हैं तो हर तरीके से वो कॉपरेट करने के लिए राजी रहते हैं। अब इसी तरीके से इसकी हम कह सकते हैं लिमिटेशंस को चेक कर लेते हैं। तो इसकी लिमिटेशन जो है, सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल। बाहर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली की ही कैपिटल लगी होगी, तो बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होती। लाइबिलिटी जो होती कर्ता की अनलिमिटेड होती है, उसके लिए तकलीफ हो जाती है, सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है। कर्ता का डोमिनेंस होता है, अब बिजनेस पे केवल कर्ता का ही डोमिनेंस है। जैसे मान लीजिए आपने मिर्जापुर अगर देखा हो तो कालीन भैया का ही उसमें सारा डोमिनेंस रहता है, तो ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होता है, डोमिनेंस सारा कर्ता का रहता है, बाकी मुन्ना भैया लोग क्या करते हैं, सब जो कालीन भैया बताते हैं वही काम करते हैं। हैस्टी डिसीजन का मतलब है कि कर्ता जो बेसिकली डिसीजन लेता है वो कभी कभी कैसे होते हैं, हैस्टी डिसीजन होते हैं, अनबैलेंस डिसीजन होते हैं और बाकी सारे लोगों को डिसीजन मानने पड़ते हैं। एक है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता, यानी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि मान लीजिए इसमें मुख्य बंदा कौन है, हेड कौन है, कर्ता, और कर्ता को ही ज्यादा जानकारी नहीं है, अनलिमिटेड स्किल है, तो उस केस में फिर मेरा गर्व हो जाएगा, पूरा बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चल नहीं पाएगा। तो ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस में एक है। क्लियर है ये? चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है। बेसिक पर्पस क्या होता है, बिजनेस को ज्वाइंटली करना और बिजनेस में जो अर्न होगा प्रॉफिट या लॉसेस उसको आपस में शेयर करना, ये बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब है। बाकी डिटेल में पार्टनरशिप और पढ़ सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को पढ़ेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, मिनिमम जो है पार्टनरशिप के अंदर 2 लोग, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें नॉर्मल जो बिजनेस है उसमें 20 और बैंकिंग बिजनेस में 10 लोग हो सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर जो है 1956 के बाद जो नया एक्ट आया था 2014 वाला, उसमें इस नंबर को बढ़ा दिया गया था, उसमें 50 कर दिया गया था। एग्रीमेंट की बात करें तो इट इज आउटकम फॉर एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर विच मे बी ओरल और रिटन, यानी कि एक पार्टनरशिप चलाने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, उसकी कोई खास फाउंडेशन नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। चोरी मक्कारी करने के लिए कोई काम ना करते हो, 4 लोग मिलकर एटीएम लूटने का काम करते हैं, तो ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल जो होती है वो सारे पार्टनर्स की होती है, सारे पार्टनर्स के राइट्स होते हैं और पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोई मामला अगर बिगड़ेगा तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ही मामला निपटाना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो जब यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनर जब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो अपने आप के लिए मतलब खुद के लिए वो एज अ मालिक की हैसियत से बात करता है, और अपने और जो उसके साथी पार्टनर हैं उनके बिहाफ से एज अ एजेंट की हैसियत से काम करता है। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बात समझिएगा, दोबारा बता रहा हूं, जब एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से मिलता है, वो डीलिंग करता है, तो अपने लिए वो एज अ ओनर, एज अ मालिक की हैसियत से बात करता है फर्म के बिहाफ से, और अपने जो पार्टनर है उनके बिहाफ से एज अ एजेंट बात करता है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनरशिप फर्म भी डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी पे कुछ मामलों में पार्टनरशिप बंद हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कई पार्टनर होते हैं तो
तो फिर एक बंदे के जाने के बाद भी पार्टनरशिप रन होती रहती है। ये तो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात करेंगे इसमें इसकी मेरिट्स की। तो इसका जो फॉर्मेशन और इसका क्लोजर ये बहुत आसान होता है। पार्टनरशिप को बड़ी आसानी से फॉर्म कर सकते हो, जो कि ओरल या रिटन एग्रीमेंट होता है, तो कोई बहुत लीगल मामला है नहीं इसमें। इसके बाद लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इसमें कैपिटल तो आपको ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कई लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो जाहिर है कैपिटल ज्यादा ही इसमें लग जाती है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम लोग बात करें इसमें, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन आपको लेने होते हैं बैलेंस ही लेने होते हैं, क्योंकि अगर सारे पार्टनर की सहमति होगी तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। कोई जबरन आपका डिसीजन अकेले आप नहीं काम कर पाओगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक अच्छी इसकी मेरिट है कि इसमें जो प्रॉफिट होगा वो शेयर किया जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा उस हिसाब से आप शेयर करेंगे। और सिक्रेसी, पार्टनरशिप में जब तक तीनों पार्टनर या चारों पार्टनर जो भी पार्टनर हैं वो मिलकर काम करेंगे तब तक तो बिजनेस में सिक्रेसी रहेगी। लेकिन अगर एक पार्टनर निकल के गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ वही देता है कि आपको पता है कि जब कोई आपको अच्छा लगता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आपको खराब लगना, बुरा लगना स्टार्ट होता है तो उसकी हर चीज आपको बुरी लगती है। तो पार्टनर जब तक आपकी फर्म में पार्टनर है तब तक तो सब कुछ सीक्रेट है, लेकिन जिस दिन वो से बाहर आपकी फर्म से निकला तो वो सारी सिक्रेसी जो है आपकी वो खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिमिटेशंस की। तो अच्छाइयाँ इसमें तो काफ़ी देखी हैं आपने, अब कुछ लिमिटेशंस को भी पढ़ लिया जाए। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि इसमें रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। अगर जितने पार्टनर होंगे उतनी ही कैपिटल होगी, इसमें अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये सबसे बड़ा दर्द है पार्टनर का कि मौका अगर लगेगा बिजनेस नुकसान में चला जाएगा तो पर्सनल वेल्थ भी आपकी इफेक्ट हो सकती है। क्वांटिटी नहीं रहती इसमें, क्योंकि एक बंदा मान लीजिए दो ही पार्टनर सपोज हैं और एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता पार्टनरशिप में, लोगों का भरोसा नहीं होता, उनको लगता है पार्टनर है, पता कब आपस में लड़ाई हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो पब्लिक जो है आज भी पार्टनरशिप पर लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपने सुना होगा जब कोई आपसे कहता है कि आप पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्शन होता है मन ही मन कहते हुए कर तो रहे हो, चलेगा नहीं, देखना अगले साल बंद हो जाएगा। हमारे फूफा ने चच्चा के साथ पार्टनरशिप की थी और चच्चा पटरी नहीं खाई। तो कुल मिला के पार्टनरशिप टिकती उगती नहीं है ज्यादा, ऐसा लोगों का मानना, मैं नहीं कह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनर को जरा जान लेते हैं। तो एक पार्टनर होता है जनरल या एक्टिव पार्टनर। तो देखिए एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनर के जो रोजमर्रा के काम धाम होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिव पार्ट तो बिजनेस के अंदर नहीं लेता है, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी वो अफोर्ड करता है, उसे हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इसी तरीके से एक सेक्रेट पार्टनर होता है। सेक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या है, सेक्रेटली उसको पार्टनर बनाया गया पार्टिसिपेंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है। इसके अलावा पब्लिक में उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो होती है फिर भी अनलिमिटेड होती है। यही तो गजब की बात है। यानी सेक्रेट पार्टनर है बट पब्लिकली उसको कोई नहीं जानता कि पार्टनर है, लेकिन लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड ही होती है। तो ये इसमें समझने वाली बात है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो ऐसा पार्टनर होता है जिसने फर्म के अंदर अपना एक नाम दे रखा है। ठीक है, फर्म ने नाम दे रखा है, फर्म के अंदर अपना नाम दे रखा है, सिर्फ नाम मात्र का पार्टनर है, ना ही वो पैसे लगाता है ना ही उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, लेकिन लायबिलिटी फिर भी उसकी अनलिमिटेड है तो नॉमिनल पार्टनर, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मौका लगेगा तो उसकी भी पर्सनल वेल्थ बेची जा सकती है। एक होता पार्टनर बाय स्टॉपेल। तो ये कैसा पार्टनर होता है, ही इज वन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव हिज इंप्रेशन टू आउटसाइड द वर्ल्ड दैट ही इज पार्टनर टू द फर्म। यानी एक ऐसी सरकमस्टांसेस हो गई, एक ऐसी परिस्थिति हो गई जहां पर एक पर्सन को उस फर्म के लिए एज अ पार्टनर बिहेव करना पड़ा और सामने वाले ने उसे एज अ पार्टनर ही मान लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन के चेहरे के इंप्रेशन से कुछ ना कुछ मतलब निकल आता है और उस मतलब को ही आप मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही बोल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपेल। जरा समझिएगा इस बात को भी, आप थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप मूवी देखने जाने वाले हैं, आपने अपनी अम्मी से कहा कि हमको अम्मी मूवी देखने जाना है और ये साथ में हमारे पप्पू जा रहे हैं देखने। तो तुम्हारी अम्मी आमतौर पे जब कुछ पूछते हो तो या तो हाँ में जवाब देती है या तो ना में जवाब देती है, आमतौर पे हाँ ही जवाब देती है मान लो, और आपको आइडिया लग जाता है, अपने अम्मी पापा के चेहरा देख के अंदाजा लग जाता है कि चाहते क्या है। तो आपने उनसे कहा पिक्चर देखने जाए, गदर टू चल रही है, बहुत बढ़िया टिकट टिकट मिल गया जुगाड़ से। उन्होंने फोर्स किया, दोस्त ने कहा, तुमने कोशिश की, मम्मी ने ना तो हाँ में जवाब दिया ना तो ना में जवाब दिया।
लेकिन तुम्हें उनके मम्मी के चेहरे को देख के ऐसा लगा कि यार मम्मी मतलब मना नहीं करना चाह रही, वो जा रही चलो अच्छा देखो जाके, मतलब उन्होंने हाँ ना बोला नहीं, लेकिन उनके चेहरे के इंप्रेशन से ऐसा लग गया कि उन्होंने परमिशन दे दी, क्योंकि आमतौर पर जब उन्हें मना करना होता है वो कर देती है, इधर उन्होंने मना नहीं किया, हालांकि खुल के हाँ भी नहीं किया, लेकिन तुम ठहरे होशियार, तुमने क्या समझा कि इसने हाँ कर दिया है, तो जो परमिशन यहाँ मिली वो कैसे मिली, वो परमिशन मिली ही बाय स्टोपेल। ऐसे ही पार्टनरशिप फ्रेम हो जाती है। जैसे मान लो आपकी फर्म के अंदर एक बंदा काम करता है, तो आपका जो सामान है वो मान लीजिए कहीं ओवरसीज कहीं बाहर जा रहा है बिकने के लिए या कहीं जा रहा है, आप एज अ एम्प्लॉय ही उसके साथ थे, मतलब साथ ही में आप जा रहे थे, रास्ते में कुछ विवाद हो गया, आपने पार्टनर को कांटेक्ट, मतलब आपके जो मालिक लोग थे जो पार्टनर्स थे उसके, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि हम कोई डिसीजन ले लें, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि डिसीजन आपको लेना ही लेना था, तो आपने वहां पे इंस्टेंटली कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन जिस थर्ड पार्टी के सामने डिसीजन लिया तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि आप क्या है, पार्टनर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपेज। समझ गए होंगे शायद। एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, यानी कि ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर पार्टनर ऑफ द फर्म वेयर एक्चुअली ही इज नॉट, यानी कोई बंदा ऐसा जो कि मतलब झूठ, मतलब गलत तरीके से अपने आप को पार्टनर बता रहा है और एक्चुअली है वो पार्टनर नहीं, बट इवन आफ्टर बिकमिंग द अवेयर ऑफ इट ही डज नॉट डिनाई, और बाद में मान लीजिए जब क्लियर हो गया तो फिर उसे अपने उस बंदे को उसके लिए डिनाई वो नहीं कर पाएगा, उस केस में उसकी लायबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी और जो भी उसने डील करी होगी वो डील उसे माननी पड़ेगी। क्लियर है ये? तो ये कुछ पार्टनरशिप के टाइप्स थे, महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं माइनर एज अ पार्टनर। तो देखिए माइनर तो जानते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, तो 18 साल से कम वाले बंदे को वैसे तो हम नॉर्मली पार्टनर नहीं बनाते हैं, लेकिन मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसके फादर पार्टनरशिप में मेंबर थे और उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में उनके माइनर लड़के को एज अ पार्टनर जो है बनाया जाएगा, वो एक वैलिड एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर बन जाएगा। लेकिन वो जो बंदा होगा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर रहेगा, उससे बेनिफिट मिलेंगे, पार्टनरशिप में प्रॉफिट वगैरह मिलेगा और भी चीजें जो होंगी बेनिफिशियल मॉनिटरी फॉर्म में वो सब मिलेंगी, लेकिन अगर कोई लॉस होगी तो लॉस को बंदा वो बियर नहीं करेगा। क्यों नहीं बियर करेगा समझिएगा, क्योंकि वो बिजनेस डिसीजन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो अगर किसी कारण से कोई नुकसान हुआ है तो उसका व्यक्तिगत कोई रोल है भी नहीं, तो वो पार्टनरशिप में लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन वो मैनेजमेंट वगैरह में एक्टिव पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा तब तक जब तक वो परमानेंट पार्टनर ना बन जाए। तो माइनर बंदे को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ऑनली के लिए हो सकता है। क्लियर है ये? अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे। तो पार्टनरशिप जो हो सकती है वो कई तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो एक इसमें होती पार्टनरशिप एट विल और एक होती पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल जो होती है बेसिकली दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर जब चाहेगा तो अपनी पार्टनरशिप को बंद कर देगा, उसमें कोई फाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होगी, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप बाय विल। आप मान लीजिए मिस्टर रामू और मिस्टर श्यामू ने मिलकर आम के बाग खरीद के बेचने का बिजनेस चालू किया, एक सीजन तक उन्होंने आपस में बेचा, काम सब चल रहा था, बीच में कोई लफड़ा हो गया, आपस में उनकी पटरी खाना बंद हो गया, पार्टनरशिप क्लोज हो गई, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बाय विल। एक होती है जो पार्टनरशिप बेसिकली पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। कोई आपको प्रोजेक्ट मिल गया, मान लो उस प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप आपने की, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की हम बात करें तो इसमें भी कई सारी पार्टनरशिप के फॉर्म पढ़ाए जाएंगे, आप बताए जाएंगे। पहला है आपका जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है, ऑप्शनल होता है, मर्जी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ और मर्जी हो तो रजिस्ट्रेशन ना करवाओ, वो होता है जनरल पार्टनरशिप। एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जहां पर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी की पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपलसरी होता है। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है, जनरल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट इसमें कंपलसरी है। अब पार्टनरशिप से ही जुड़ा हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट है, एक जो कि स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप को चलाने की लिखी होती हैं। यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि स्टैम्प पेपर पर लिखा गया है। पार्टनरशिप बिजनेस को परफॉर्म करने की सारी टर्म कंडीशन इस पेपर के ऊपर लिखी गई है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या होता है, जैसे नेम ऑफ फर्म होता है,
लोकेशन होता है फर्म का, उसका एड्रेस होता है, उसका ड्यूरेशन होता है कि बिजनेस कब से चल रहा है, इसके अलावा कितना कितना इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने किया हुआ है वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग उसके बाद लिखा होता है, इसका कितना प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबका रेट फिक्स होता है। पार्टनर की ड्यूटी ऑब्लिगेशन उसमें होते हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, अगर फर्म कभी बंद की जाएगी तो कैसे क्या होगा, वो सब कुछ होगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा बवाल हो जाएगा तो उसको कैसे निपटाया जाएगा, उसकी भी कहानी जो होती है इसके अंदर मेंशन होती है। क्लियर है। एक अंतिम कह सकते हैं मुद्दा बचा है पार्टनरशिप का, जो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रजिस्ट्रेशन कराना क्या तरीका होता है, तो ये वैसे तो कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। लेकिन फायदे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो कभी कुछ विवाद होगा तो आपको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, आसानी रहेगी। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, मसले होंगे तो आसानी से सुलझ जाएंगे। कहा गया है कि अ फर्म एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ पार्टनर। जैसे अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अगर कोई मामला हो जाएगा तो आप उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब रजिस्टर्ड नहीं है तो केस किस बात का, तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद देखें, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ना ही तो थर्ड पार्टी के खिलाफ, ना ही तो पार्टनर के खिलाफ केस कर पाओगे, ना ही थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर पाओगे, ना ही तो इसके अलावा कोई आपकी केस किसी और पार्टनर के खिलाफ होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन होने ना होने के बेसिकली क्या है, फायदे नुकसान है। ठीक है, तो आज की जो हमने क्लास रखी थी इसके अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर पार्टनरशिप। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसके अंदर शामिल करेंगे। हमने कोशिश की कि जो तीन चीजें आपको पढ़ाई गई इसके बारे में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, और मुझे भरोसा भी है कि आपने जो भी इस पूरे लेक्चर को समझा इसमें काफी कुछ आपने सीखा होगा। किसी तरीके का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप हमें लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। 11 से लगाकर 12 तक जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ रहेंगे और आपको वैल्यूएबल लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।